मेहनत, फोकस और स्थिरता के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता? मस्ती कि गर्लफ्रेंड की लैप में भी अगर सर रखा है तो नेशनल इनकम चल रहा है। कोई तुम्हारे दिमाग में जाके थोड़ी देख रहा है। लोग क्या करते, गर्लफ्रेंड ही छोड़ देते, भैया हम भैया लड़की से बात नहीं करेंगे भैया। कहीं नहीं करोगे? भैया पापा ने मना किया है। अरे मस्त रहो यार, हर चीज को तो तुमने खतरा बना लिया है। पर आप कभी दिमाग के साथ बैठकर देखिए तो, जैसे मुन्ना मिर्जापुर का एक बड़े घर के बदतमीज युवा का रिप्रेजेंटेटिव किसी घर जा रहा है, उसके बाप की हाइट छोटी है, उसी के लौंडे से मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये तो अद्दा है, ये तो अद्दा है। और बदतमीजी की हाइट कि यार तुम्हारी अम्मा से मिलते होंगे तो सीढ़ी लगाते होंगे। आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। इस वाले पॉडकास्ट की हाइप बहुत टाइम से बिल्ड हो रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, रील्स की वजह से। आज अवध ओझा सर हमारे साथ एक लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन करेंगे। जो लोग अवध ओझा सर को नहीं जानते, ये एक यूपीएससी के कोच है। यूपीएससी सर्कल्स में लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इनकी नॉलेज की वजह से, इनकी विड्थ ऑफ नॉलेज की वजह से। यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इस इंसान को बहुत कुछ पता है। आज के पॉडकास्ट में हमने देश की बात करी, फ्यूचर की बात करी, जियोपॉलिटिक्स की बात करी और कुछ ऐसी चीजों की बात करी जो आई एम श्योर कि आप पहली बार लाइफ में सुनेंगे इस एपिसोड पर। अवध ओझा सर इज समवन हु हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल। जिंदगी भर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है और आज इनके साथ हम भी सीखेंगे दोस्तों टीआरएस पर। आज की स्टाइलिंग हुई है आजियो की वजह से। अगर आपको भी ऐसे ही फैशनेबल दिखना है तो आजियो आप डाउनलोड कीजिए और तुरंत अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट कीजिए। ये है अवध ओझा सर ऑन आजियो प्रेजेंट्स द रणवीर शो। अवध ओझा सर, पहले से ही मैं ये कह रहा हूँ 5 मिलियन व्यूज के लिए थैंक यू। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर भी। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक यंग आदमी इतना डायनेमिक है। ये आपको कैसे पता चला? हमने बहुत कम बात करी है। नहीं, आदमी का चेहरा उसका आईना है। व्हाटएवर इज गोन, इट्स अ मिरर। मतलब यहाँ एक स्क्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। ओके क्योंकि आप एक कोच हो सर, आई फील कि एक अच्छा कोच होने के लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होने की जरूरत होती है। डेफिनेटली। ओके तो अब आप क्या पढ़ रहे हो? आप एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? अभी आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, रामराज्य। ओके इट इज रिटन बाय आशुतोष राणा। वो मतलब एक्टर आशुतोष? हाँ, यस। और मतलब वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रामा, हिज कैरेक्टर एंड ऑल। बहुत अच्छा। तो आजकल मेरा टॉपिक है राम, श्री कृष्ण की, मतलब इनसे कुछ निकाला जाए बाहर, इनकी कुछ रेलेवेंसी क्रिएट की जाए। वो हमेशा रहेंगे रेलेवेंट, तो मेरा टॉपिक ही यही है आजकल, श्री कृष्ण, प्रभु राम वगैरह वगैरह। आजकल क्यों? आजकल इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी फ्री फील कर रहा हूँ, शोज़ करता रहता हूँ, पढ़ाना थोड़ा सा कम हो गया है, तो लाइफ लग रहा है कि डाइवर्ट हो रही है। ओके अभी तक मैं कोच था यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अब धीरे धीरे मैं सोशल वर्कर ज़्यादा होता जा रहा हूँ कि मेडिटेशन पे काम करना है, प्रमोशन पे काम करना है, तो कुछ अलग ही दिशा में काम चल रहा है। ज्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही है आपकी? ज़्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही। वो पहले होनी चाहिए थी क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो अध्यात्म का देश ही है। भारत मीन्स नॉलेज। लेकिन शायद मकाले के प्रभाव में ज़्यादा दिन तक रहे कि कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होते, संत कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन शायद कुछ किस्मत अच्छी थी कि आंख जल्दी खुल गई। कैसे खुली आंख? जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात, एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती। जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें दो बातें होती है। एक तो
आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं। तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं। उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो, और शुरू से मैं उनके इन्फ्लुएंस में रहा हूं, उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे लगता था कुछ तो गलत हो रहा है। बस वहीं उसी गलती ने इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की, और उसी इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम है कि आज मैं यहां हूं, स्पेशली अध्यात्म के रास्ते पे। आपकी गलती ये थी कि आप मटेरियल ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। मटेरियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, और मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को देखना। मैं अपना छोड़ के सबको देख रहा था। ओके। ये लड़का आईएएस बन रहा है, ये बिजनेसमैन बन गया, इसके पास 500 करोड़ आ गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली। तो वो जो मेरा अटेंशन दूसरों पे रहा लगातार, उससे मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। अब कभी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आज से करीब 15 साल पहले की। ओके। जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए यूपीएससी के, वहां से मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप ये मानते हो कि भगवान आपके मेहनत को रजिस्टर करते हैं, चाहे आपको उस मेहनत से रिजल्ट्स ना मिले, पर भगवान हमेशा वो रिजल्ट्स आपके हाथों में डाल देगा, शायद थोड़े टाइम बाद, पर मेहनत रजिस्टर होती है, तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे मैं ये बात यहाँ से कहना चाहूँगा रणवीर शो से, कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी 2019 में, हमारा गोल ये था कि सक्सेसफुल इंसानों के दिमाग को एक्सट्रैक्ट करके उनके बेस्ट बिट्स दुनिया के सामने हमें पेश करना था। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड पॉडकास्ट था हमारा। पहले 2 साल के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट चला, और फिर ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बदल गए, क्योंकि आई फील कि यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट फिर सैचुरेट हो गया। हर कोई बेसिकली ज्ञान दे रहा था कि ये करो, वो करो, ये मत करो, मैं ये करता हूँ, ऐसे हैबिट्स होने चाहिए, ऐसे आपको सोना चाहिए। और आज किसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए। शायद स्पिरिचुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लोगों को चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। पर मोस्टली लोगों को आज के जमाने में नॉलेज चाहिए, जबरदस्त नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, और फ्यूचर के बारे में लोगों को ज्यादा जानना है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगले 10 साल भारत के होने वाले हैं। हाँ, करेक्ट। बट ऑनेस्टली इसी सेंटेंस को एक कठोर तरीके से देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये बोलने की बात है, अनलेस आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के लिए। तो अगले 10 सालों में एग्जैक्टली गेम प्लान क्या होगा? दुनिया भर में टेक का प्रोग्रेस हो रहा है, एआई का प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है। आई फील कि भारतीयों को एक गेम प्लान चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो गेम प्लान होना क्या चाहिए? और स्पेसिफिकली ट्राई एड्रेसिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए, मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर को इम्प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है, और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी। तो हमें उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई, शाइनिंग इंडिया,
मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का, 2047 इंडिया इन 2047 एज अ वर्ल्ड पावर इफ नॉट सुपर पावर। वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो, वो दुनिया हमें मानती है कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया। ऐसे ही हर आदमी को दिस इज द बेस्ट वे। पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ देगी। एकदम छोड़नी है आपको। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई, अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन। अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा। हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे, पहला ऐसा कौन सी चीज। जैसे एक यहीं पे एग्जांपल दे रहा हूं। 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लान किया था पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। दे आर नॉट अ इकोनॉमिक पावर। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स का बेसिक लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। मतलब जैसे देश में पॉलिटिक्स होता है वैसे ही इंटरनेशनल स्टेज पर जियोपॉलिटिक्स होता है, और वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसे तो गैंग वॉर होती है। व्हाट इज अ गैंग वॉर? अगर हम मुंबई में रहें तो मुंबई इज अ कमर्शियल सेंटर, बिजनेस सेंटर है। तो कौन से बिजनेस से किसको कितना पैसा लेना है, रियल एस्टेट से कौन लेगा और ट्रेड से कौन लेगा, कौन और प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो चीज इंटरनेशनल लेवल पे है, वो नेशनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे है। तो जिसने भी, अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, ये है एजुकेशन का रोल। इस देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। अप्लाइड मतलब क्या? मतलब कि अगर हम वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई की गैंग वॉर को भी समझ रहे हैं। ओके। कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई इकोनॉमी की है, पर्सनल नहीं है। मतलब जो भी चीजें दुनिया में हो रही है पहले उन चीजों के बारे में जानना और फिर उन चीजों के नीचे जो वजह है उस वजह को जानना और फिर अपने आप को देखना। जैसे चाइना इकोनॉमिक पावर बना और फिर पॉलिटिकल पावर है दुनिया में, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर अपनी वजूद को बनाना है, बढ़ाना है,
तो वो चाइना से सीख सकता है, चाइना इन 2023। ओके, बहुत अजीब सवाल पूछूंगा अभी। ओके, ये मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा खुद का इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू। नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंड आई फील कि इस स्थिति से मुझे बहुत फायदे मिले कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स बहुत सरफेस लेवल पर फॉलो कर, मुझे बस पता है कि क्या हो रहा है, मैं क्यों तक जाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं पूरी गेम को एक जियोपॉलिटिकल नजरिए से देख रहा हूँ। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग? ना बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आप ये मानते हो कि ये सही? हाँ, हाँ। नेशनल या स्टेट पॉलिटिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए या क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स फॉलो ही करना चाहिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोनार्की थी। मोनार्की में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे अशोक है, वो देवानाम पियदसी है, बिलव्ड ऑफ गॉड। प्रजा का भला करना ये धर्म था। यू आर बाउंड बाय लॉ। अकबर जिल्ले इलाही है, लेकिन मोदी जी हमारे जिले जमहूरियत हैं। बात समझ में आई? अशोक वॉज देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। अकबर वॉज जिले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। मिस्टर मोदी इज जिले जमहूरियत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो पॉलिटिक्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो स्टेट में है या नेशन में है, वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। जैसे आज हम भारत को देखें, हमारे भारत के लोग इनोसेंट बहुत हैं, बहुत। मतलब इतने इनोसेंट लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इन्हें बिना तथ्य के कुछ भी समझा सकते हो। यह देश एविडेंशियल नहीं है। जैसे ब्रिटेन का आदमी आपसे एविडेंस मांगेगा, यह देश लॉजिकल है। बस आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर ले आओ, लोग मान लेंगे। तो ये देश बड़ा इनोसेंट है। इसलिए अगर इस देश को महान बनना है तो इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसे समझना ही पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है। उसका सिर्फ पैर नहीं छूना है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी इलाके में आता है, पूरा मोहल्ला पैर छूने के लिए भागता है। भैया आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिश्तेदार थोड़ी है। पैर हम किसका छूते हैं? किसी सम्माननीय का, शिक्षक का, गुरु का, संत का। भाई अभी तुम्हारे ऑफिस में डीजीपी साहब आ गए, आप जाओगे पैर छूने? आप उन्हें प्रणाम करोगे, सर नमस्कार या जय हिंद सर। तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने ये क्यों कहा कि अगर आपने जियो पॉलिटिक्स समझ लिया तो नेशनल और स्टेट? नहीं, मैंने ये कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था, उस पर मैंने समर्थन दिया था कि जियो पॉलिटिक्स समझना एक पीएचडी करने के बराबर है। ओके। जियो पॉलिटिक्स वो आदमी समझ सकता है जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी जियो पॉलिटिक्स कभी नहीं समझ सकता। भाई इजराइल, 99% लोग दुनिया में यह समझते हैं कि इजराइल का जो मसला है वो मुसलमान और यहूदी का मसला है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल जगह है ज्योग्राफिकली। 99% आप किसी से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी से कि यार ये इजराइल, अरे बोले भैया यहूदी जो है जबरदस्ती मुसलमानों की इलाका कब्जा किए हुए। किसी को नहीं पता कि यह मसला जितना इतिहास पुराना है उतना ही पुराना ये मसला है। कभी वहां रोमन एम्पायर का दबदबा था, क्योंकि जिसका भी वहां कब्जा होगा वो पश्चिम और पूरब के ट्रेड पे कब्जा करेगा। फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, और आज अमेरिकन एम्पायर है। तो अमेरिकन एम्पायर वहां सीधे तो बैठ नहीं सकती, तो इजराइल उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस ज्योग्राफी को समझना, मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल, रेड सी, इतनी टेक्निकलिटी कौन सीखे? तो जो आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसका मतलब उसका माइंड बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार माइंड है, बड़ा डीप नॉलेज रखने की वो फितरत रखता है। तो जो पीएचडी करने की सोचेगा वो क्लास 10th की सिविक्स बुक नहीं पढ़ेगा। हमारा संविधान, हमारी संसद, ऐसे ही तो छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा यार, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। तो बेसिक अगर आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्यों करें? क्यों करें? यही लॉजिक। ओके।
थोड़ा सा क्या कहूँ, मैं एक रिस्की चीज़ कहूँ, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आजकल जियोपॉलिटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और व्यूअर्स पूरे इंडिया से आते हैं, ना कि सिर्फ शहरों से। पूरे इंडिया के लोग अभी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके, जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मैरीन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे, तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश होगी। ओके, क्या मजा ही नहीं आया, पबजी टाइम वेस्ट कर दिए। तो ये इंडियन साइकोलॉजी है। जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया, भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है। पीटर द ग्रेट लेकर आया था 17वीं सेंचुरी में, लेकिन देख सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेनवा, आज पुतिनवा कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। तो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये वॉर दिखाई नहीं पड़ते थे। लिबरलाइजेशन से पहले सबके घर में टीवियां नहीं थी। अब सबके घर में टीवी है। अब टीवी जिसके पास नहीं भी है, तो एप्पल से लेके लावा तक का फोन तो है ही है। यूट्यूब खोल लेता है वो कि मिसाइल मारा पुतिन ने कहा होगा दुनिया का खात्मा। अरे भैया। तो वो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जाए। उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा, उसको मजा आ रहा है। एक और कठोर चीज कहनी है मुझे सर, और प्लीज करेक्ट मी, ठीक है, अगर आप अग्री नहीं करो। ओके, हमने इसी के पहले कहा कि अगर हमें भारत को सच में आगे लेकर जाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है भारत को, तो फिर हमें पैसे कमाने होंगे। पैसे कमाने एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेस खोलकर। करेक्ट? बिल्कुल। यहां तक अग्री? बिल्कुल। अगर हम जिंदगी भर सिर्फ बिग बॉस देखें और शार्क टैंक नहीं देखें, तो फिर भारत आगे कैसे जाएगा? और ये जो हम कह रहे हैं कि अगले 10 साल भारत के होने वाले, एक बहुत रोमांटिक चीज है, और बहुत कम लोग असल में बिजनेस करना चाहते हैं, असल में मेहनत करना चाहते हैं। शायद जो जेन जी है, जेन अल्फा है, मतलब 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनसे मुझे होप है। पर मेरे एज के भी लोग, मैं 1993 बॉर्न हूँ, बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कम लोगों के सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर जाना है। असलियत क्या है? क्योंकि अच्छी फीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ भारत के अगले 10 साल है, भारत का डेकेड है, पर असलियत क्या है आपके अकॉर्डिंग? असलियत ये है कि इस देश में 2 बातें हैं। एक, आपने अपनी जनरेशन को, इस जैसे सदगुरु हैं, कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को। मतलब सदगुरु की बेटी इज आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। ये देश सब कुछ करेगा। ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटेलिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे छोटी छोटी चीजों को लोग बेचते हैं। एक डॉग मैंने देखा, लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपए में 2। वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहाँ मिलेगी?
मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ये बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसने 12th किया होगा या तो कॉमर्स से किया होगा। कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9 10th का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक होके ऐसे देखे कि अरे भैया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस गए काम कराने, बाबू आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है। ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं। आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारी शादी हो गई नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है। ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज़ का ऐसा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ। एक छोटा सा इंस्टेंस में बताता हूँ। 1853 में जापान गुलाम हो गया। पहला काम उन्होंने किया जैसे वो गुलाम हुए, 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या? अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद हैं, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ, आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं हमें यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ। जैसे ही गुलाम हुआ उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट को, यामागाता डेलीगेशन। यामागाता वहाँ का समुराई था, तो डेलीगेशन भेजा। वो डेलीगेशन 14 साल वेस्ट में रहा। उन्होंने भेजा, कहा जाओ पता करो कि हम कमजोर क्यों हैं। और 14 साल बाद जब वो लोग वहां से लौट कर आए, डेलीगेशन लौट कर आए, तो उसने कहा साहब उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है साहब। बोले कैसा है? बोले रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है सर। तो इस देश को, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि अगले 10 साल भारत में पहले क्या करना है, एजुकेशन को अप्लाइड करना है, लड़के के दिमाग को जिंदा करना है, परसेंटेज से हटाकर उसको पर्सनैलिटी पे लाना है। जो लड़का 25 साल में डिप्रेशन का शिकार है, वो 98.2% लेके क्या करेगा? बताओ। एजुकेशन, फिर इकॉनमी। अब एजुकेशन इकॉनमी इंप्रूव होगी, ह्यूमन रिसोर्स आपका बढ़िया होगा, आपके पास क्रिएटिव माइंड्स होंगे। हम क्यों हायर करेंगे एडवाइजर्स बाहर से? इंडिया को डेलीगेशन बाहर से आता बताने के लिए कि साहब आप अपनी सड़कें ऐसे बनाओ। हमारे बच्चे बचाने वाले नहीं है, लेकिन हमने उन्हें क्रिएटिव नहीं बनाया। यहां का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का यूएस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है।
क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं मिल रही है। तो तीसरा काम हमें करना है, गुड गवर्नेंस बनानी है कि अगर रणवीर 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो उसे लगे कि नहीं यार, गवर्नमेंट बॉदर्स अबाउट मी। और अगले 10 साल में मेड इन इंडिया, इंडिया से लेकर दुबई से लेकर बर्लिन से लेकर अमेरिका, हर जगह, कि जैसे कभी मेड इन ब्रिटेन था, मेड इन यूएस था, मेड इन चाइना था, अब मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर हम इन 4-5 पैरामीटर्स पे काम करेंगे तो अगला 10 साल हमारा होगा। ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जो भी आपने अब तक कहा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप एकदम बेसिक लेवल पर आकर समझा रहे हो। किसी 22 ईयर ओल्ड, किसी 18 ईयर ओल्ड ने अगर ये पॉडकास्ट सुन लिया तो उन्हें समझ आएगा कि अच्छा ओके, मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना। आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से समझा दिया। मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। तो जब मैं 22 साल का था, मुझे पता था कि हाँ, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी उसी लॉजिक के साथ कि मेरे पास एक फ़ोन है, एक नीले कलर की चद्दर है, वो मैं पीछे डाल दूंगा और वीडियोस बनाने लगूंगा। ऐसे मेरी यूट्यूब करियर की शुरुआत हुई। फिर आगे जाते जाते मुझे ये पता चला कि अमेरिकन्स एट स्केल थिंकिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज़ स्टार्ट करी, फिर ये सोचते हैं कि इसे सबसे ज़्यादा बड़ा कैसे कर सके। और वो मेंटालिटी मिसिंग थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी और हमारे मेंटालिटी में भी, और वो मुझे खुद अमेरिका से सीखनी पड़ी। आई फील कि ये एट स्केल थिंकिंग एक मिसिंग लिंक है इंडिया में। Exactly. दूसरी चीज़, और भी जब आगे गए, जब थोड़ी स्केलिंग हो गई, चीज़ों को थोड़ा बड़ा बनाया, फिर मुझे पता चला कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है लोगों को मैनेज करने के लिए। वो भी मुझे खुद को बढ़ाना पड़ा। और इमोशनल इंटेलिजेंस आई फील टू सम एक्सटेंट अब थोड़ा बहुत बिग बॉस से, फिल्मों से सीख सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर मेनली आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने की ज़रूरत है। दूसरों के दिमाग कैसे चलते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख ले। और अगर क्रिएटिविटी की बात आई, आई स्ट्रांगली फील हमें दूसरे देशों का कंटेंट देखना चाहिए। भारत में हम सिर्फ भारतीय कंटेंट देखते हैं, पर ये भी जानना चाहिए कि जर्मनी में कैसा कंटेंट चल रहा है, अमेरिका में कैसा कंटेंट चल रहा है। मिस्टर बीस्ट जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर, वो कैसे सोच रहे हैं, वो कल्चर जस्ट है। आई फील कि क्रिएटिविटी भारतीय बच्चे सीख लेंगे, डिज़ाइन सीख लेंगे इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल से। इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर मुझे थोड़ा डर होता है। आई डोंट नो अगर हर कोई सीखे, स्पेशली मर्द शायद इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेंगे नहीं। और एट स्केल थिंकिंग, अगर ये 3 चीज़ें सीख ली हर भारतीय ने, फिर शायद भारत में बहुत सारे बिजनेसेस बनेंगे और फिर शायद भारत के 10 साल, हमारे 10 साल होंगे। आई थिंक रणवीर इलाहाबादिया इज इंजीनियर जी, और अभी 30 साल का लड़का एंड अ नोन नेम इन इंडिया। अगर ये रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका चला जाता, कौन जानता उसे? यू टुक अ रिस्क, है ना? यू थॉट क्रिएटिव, यू टेक योर एग्जाम्पल। मैं तो अभी यही सोच रहा था, यू आर स्पीकिंग, तो मुझे लगा कि यार एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था कॉलेज में। जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठा, जब मैंने GRE नहीं दिया, मेरे सारे दोस्त GRE दे रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ कर सकते, कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते। बहुत मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत रोता था अकेले में। नाउ सी यू टुक द रिस्क ना। मैं यही सोच रहा था कि यू आर 30 ईयर यंग गाय। ओल्ड तो ये लोग, हम लोग नाक में लगाते हैं 20 ईयर ओल्ड। यू आर 30 ईयर यंग गाय, और यार तुमने इतना बढ़िया, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। मतलब यू टेक अ कंटेंट, मतलब TRS शो का एक सबसे खास बात पता है क्या, कि यू टेक रेलेवेंट कंटेंट्स। जैसे मैं बहुत शोज में जाता हूँ, बुलाते हैं लोग, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मेरे पास को खंगालते हैं। वो थोड़ा सा उनको बड़ा रोमांटिक लगता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया था, गोली चलाई थी, किया था। पर दिस यू आर टॉकिंग सच अ गुड थिंग ना, ये चीज़ बड़ी प्यारी है। जैसा यू सेड जस्ट नाउ कि लोग जो है ऊब चुके हैं, उससे हर आदमी अब सेल्फ डेवलप ज्ञान नहीं सुनना चाहता। कितनी अच्छी रीडिंग है ये। मीन्स कि यू आर डूइंग बिग होमवर्क ऑन दैट। अब आदमी कुछ और सुनना चाहता है, और वो सुनकर क्या करेगा, डेवलप करेगा।
TRS शो देखने, जब जो आदमी ये शो देख रहा होगा उसको कितनी चीजें इनपुट के रूप में मिल रही होंगी। तो अब अगर रणवीर इलाहाबादिया अमेरिका नहीं जाकर इंडिया में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो यू आर एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इफ एग्जैक्टली दिस विल बी डन, इसको मैं कह सकता हूं रणवीर इलाहाबादिया प्रोग्राम। तो तुम्हारे नाम पे एक प्रोग्राम ही बना दो कि इस देश के लड़कों को सीखना चाहिए कि नहीं, सिर्फ अमेरिका जाना ही सॉल्यूशन नहीं है। इट्स अ बिग मार्केट इंडिया, 1 billion 50 crore people are there. If anything clicks positive, you will be a name in this country and entire world. एक और रॉ चीज कहना चाहूंगा, यहाँ है पैसे कमाने के लिए। ये गलत फहमी है कि यहाँ बैठकर आप पैसे नहीं कमा सकते। मोस्टली हर कोई पैसों के लिए वहां जाता है। डेफिनेटली इज्जत के लिए, जो आपने इज्जत की बात करी, बट इन अ वे इज्जत आपको पैसों के थ्रू मिलती है, और उन पैसों के लिए वहां लोग चले जाते हैं बिना जाने कि यहाँ के जो बिजनेसेस अब ग्रो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। दूसरे देशों का पैसा अब यहाँ आने वाला है अगले 10 सालों में। इसी वजह से शायद हम सोने की चिड़िया बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। पर आई फील कि बहुत जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जितने सारे लोग जा चुके अमेरिका में, यूरोप में, उन्हें थोड़ा सा लौट कर आना है, या एटलीस्ट वहाँ जो पैसे कमा रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करना है। पर हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचता है मोस्टली, तो उन्हीं स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे। पर आई फील कि अगर यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और वहाँ के इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स टीम अप कर ले तो फिर कुछ हो सकता है आगे जाकर। पर मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, नेगेटिव भी नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं बस क्यूरियस हूँ, मुझे देखना है कि क्या होगा। तो ये मेरा माइंडसेट है। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों के साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ। मतलब अगर आपने कुछ कहा, मैं आपके साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ, ताकि व्यूअर्स और लिसनर्स की समझ बढ़े। डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती है। एंड मोस्टली भारत में, क्या बात है, क्या लाइन है, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती। एंड इन दिस कंट्री पीपल थिंक डिसएग्रीमेंट मींस एनिमिटी। क्या बात है, वंडरफुल लाइन, डिसएग्रीमेंट से समझ बढ़ती। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या अगर आप कुछ अग्री नहीं कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज सर डिसएग्री विद मी। डेफिनेटली ओके। पर पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके दिमाग को जानना चाहता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि हम और शार्पली आगे बढ़ सके, क्योंकि आपसे बहुत बात करनी है। तो हमारा एक राउंड है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। तो आपके दिमाग के अंदर और आपके दिल के अंदर मैं एक डीप डाइव करूंगा आपको जानने के लिए, ताकि हम भारत की बातें कर सके इन अ मोर शार्प वे। ठीक है सर, आप रेडी हो? हाँ, रेडी। ओके, क्या बात हो जा सर, डीप डाइव के लिए आप रेडी हो? ओके, आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। क्वेश्चन 1, भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या है? भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है, इतिहास एज अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री जी। भारतीय इतिहास की सबसे बेस्ट चीज ये है कि पुरानी सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, रोम, यूनान, सब खत्म, भारत जिंदा है। ओके, भारत जिंदा है, लेकिन उस जिंदा भारत ने जो उसके लिए अमृत था उस पर ध्यान देने की बजाय कहानियों पे ज्यादा ध्यान दे दिया। रोमांस यानी कि लड़के लड़की वाला रोमांस नहीं, रोमांटिक थिंकिंग। एग्जैक्टली उस पर ज्यादा ध्यान दे दिया। अगर वो भारत के जिंदा होने के और उसके महान होने की गाथा पे ध्यान देता ना, जो कि अब गवर्नमेंट करने को सोच रही है, इसको लेके बड़ा हो हल्ला मच रहा है, पर शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि उस भारत का जो अमरत्व का सिद्धांत है उसको फिर से जिंदा किया जाए। कैसे सोच रही है? हम सारा काम करते हैं मन से, पढ़ाई करते हैं मन से, लड़ाई करते हैं मन से, प्रेम करते हैं मन से, सब मन से ही तो होता है। और ध्यान देते हैं हम सबसे ज्यादा शरीर पे। एलमेंट का सूप लगाते हैं, एलमेंट का शैम्पू लगाते हैं, एलमेंट का तेल लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। तो जहां पर लोग, जिस देश में लोग ये ना समझ पाए कि सारा खेल जब मन से है तो सबसे पहले किसको मजबूत करना है? मन को। तो कौन सी विधा है भारत की? ध्यान, मेडिटेशन। महाअवतार बाबा, उन्हीं की तो फोटो लगी है। महाअवतार बाबा
उस ट्रेडिशन को जिंदा करना है। उस ट्रेडिशन को ध्यान, हमारे यहाँ ध्यान कौन करता है? जिसको कैंसर हो गया, जो बीमार है, उसको कहा जाता है कि ध्यान करने से बीमारी ठीक होती। ध्यान करने से मन ताकतवर होता है, और वही ताकतवर मन आपको प्रेम में बनाए रखेगा, आपको पढ़ाई में बनाए रखेगा, आपको पूजा में बनाए रखेगा। ध्यान करोगे आप बैठ के 2 घंटा, तो वो पुरानी गरिमा को, इतिहास को ध्यान देना चाहिए। वहां इतिहास ने ध्यान नहीं दिया, रोमांटिसिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया उसने। मेडिटेशन इज द जिम फॉर क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। ओके, और वर्स्ट चीज भी बतानी है आपको। वही मैं, भारतीय इतिहास वर्स्ट चीज यही है कि भूल चुके हैं, योग भूल चुके हैं। वाओ। ओके, दूसरा सवाल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक सबसे कॉमन गलती और एक अंडररेटेड गलती, यानी कि एक गलती जो हाईलाइट नहीं की जाती। एक सबसे कॉमन गलती और एक गलती जो लोगों को पता नहीं है ज्यादा। प्रिपरेशन शब्द को समझ ही नहीं पाते, और कॉमन गलती कभी सिलेबस पढ़ते ही नहीं। ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट में जो फेल करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, वो प्रिपरेशन शब्द को नहीं जानते। इस कंट्री का 95% लड़का प्रिपरेशन शब्द को जानता ही नहीं, वो पढ़ता है। अगर पढ़ना होता तो प्रिपरेशन शब्द क्यों यूज करते? वो प्रिपेयर करना, गांधी 20, गांधी 1930, गांधी 1942। तो ये जो गांधी 1920 में 50 लोगों को बाहर बुला रहे हैं, फिर 30 में 500 लोग हो जाते, फिर 42 में 5000 लोग। इस एवोल्यूशन को समझना है, कैसे हुआ। वो 20 के सारे पॉइंट्स रट लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन पॉइंट 1, नॉन कोऑपरेशन 2 रट लिया, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस के 10 पॉइंट रट लिया। कहते हैं ये पढ़ाई है। प्रिपरेशन मतलब पूरी कहानी को पढ़कर उसके जिस्ट को समझना। ये उनकी सबसे कॉमन गलती है, वो प्रिपरेशन नहीं करते, 95 पढ़ाई करते। और अंडररेटेड गलती है कि सिलेबस पे कभी ध्यान ही नहीं देते। पता ही नहीं होता क्या सिलेबस है, पता ही नहीं होता कि मुझे आईएएस प्रॉपर बनना है या आईएएस अलाइड बनना है, सेंट्रल सर्विस में जाना है कि ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। ओके, अगला सवाल,